आगे हम प्रश्नावली वो 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसमें 5 भाग दिया हुआ है। पहला 140, दूसरा 156, थर्ड दिया है 3825, चौथा दिया है 5005, पांचवा है 7429। इन सभी को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो हम हल करते हैं। पहला यह 140, अब कह रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करिए, व्यक्त कीजिए। कैसे व्यक्त करते हैं, ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, 140 को हम देखेंगे सबसे पहले वो किससे कटेगा। तो 2 से डिवाइड होगा, 2 सत्ते 14, 70 हो गया। फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 1 ज्ञानी 10 हो गया, 2 पचे 10। उसके बाद 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 से कट गया, 7 एकम 7। यही जो हमने प्रक्रिया किया, यानी 2 × 2 × 5 × 7 आया, यही 140 का क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। यानी हम लिखेंगे 140 = 2 × 2 × 5 × 7, या 2 का स्क्वायर × 5 × 7, क्योंकि ये 2 बार था। ठीक है, यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 की पावर 2 × 5 × 7। इसी प्रकार हम जब 156 का निकालेंगे, 156 का, तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे। देखते हैं इस किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 तिहाई 6, और 1 गया, 2 9 18। अब किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 तिरिक 9। उसके बाद 13 से डिवाइड हो गया। ठीक है, यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड है 2 × 2 × 3 × 13। हम इतना भी लिख देंगे तो भी 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 3 × 13। क्या होगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इसके बाद हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। पार्ट 3 दिया हुआ है 3825। तो 3825 का हम क्या करें, फैक्टर करें, तो किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से दिखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 7 21, और 1 बचा, 3 5 15। फिर 3 से कटेगा, 3 6 12, 3 दूना 6, 3 5 15, कटा। क्लियर है। फिर उसके बाद 4 से नहीं कटेगा, नहीं 5 से कटेगा, 5 अठी 40, 2 5 5 25, फिर 5 एकम 5, 5 7 35। अब ये केवल किससे कटेगा, 17 से। यानी 3825 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। या इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17। ये इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार अगला पार्ट 4 देखते हैं। 5005 का, ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 1001 आया। ठीक है, उसके बाद 7 से कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, 7 एकम 7, 3 बचा, यानी 30 हो गया, और 7 चौक 28, 28 2 बचा, 7 तिरिक 21। अभी 143 आ गया। अभी 143 किससे कटेगा, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 3, 11 3 33। फिर उसके बाद 13 से कैंसिल हो गया, यानी 1 आ गया। तो यानी 5005 का
जो अभाज्य गुणनखंड होगा 5 × 7 × 11 × 13 हो जाएगा। ये क्लियर है। इसके बाद सबसे लास्ट में है 5 नंबर 74 29। अब इसको देखिए किससे कैंसिल होगा, 2 से कटेगा? नहीं, 2 से नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा। इसी प्रकार हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो ये कटेगा 17 से। किससे कटेगा? 17 से कटेगा। 17 से तो 4 बार में जाएगा। 17 चौक 68 और 68 यहाँ बचा 5 7 51 3 और लास्ट में आ जाएगा आपका 7। 437 आ गया। अब 437 किससे कटेगा? तो ध्यान दीजिए, 19 से कटेगा। 19 दूना 38, 38 यानी 5 बचा है, 57 होगा। 19 3 57 कैंसिल हो गया। फिर ये 23 से कट जाएगा, यानी 74। 29 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 17 × 19 × 23। ये क्लियर है। यानी किसी भी अंक का अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो हम क्या करेंगे, पहले उसको सबसे छोटे अंक से डिवाइड करते हैं, फिर उससे बड़े। ठीक है, क्लियर है। अब आगे प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, ये दो संख्या दिया हुआ है, इसके 3 पार्ट हैं, सभी में 2-2 संख्याएं दी हुई। कह रहा है इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। उसके बाद चेक करना है कि इन दोनों का गुणा करने पे जो एचसीएफ और एलसीएम आएगा, उन दोनों का गुणा करने पे आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आइए प्रश्न पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट दिया है 26 और 11। ठीक है, 26 और 91 दिया है। अब इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 26 का अभाज्य गुणनखंड, अभी जैसे पहले वाले सवाल में बताया कि 26 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 13 आ गया, यानी 26 का हो जाएगा 2 × 13 होगा। इसी प्रकार 91 का अभाज्य गुणनखंड देखते हैं, तो 13 7 91 यानी 7 × 13 होगा। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ के लिए ध्यान दीजिए, एचसीएफ जो होगा, जो इन दोनों में कॉमन होगा, जो इन दोनों में कॉमन होगा वही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। जैसे पहला वाला दिया है 2 × 13 लिखा है ना, और दूसरे वाले में है 7 × 13। तो यह 13 दोनों में क्या है, कॉमन है। जब दोनों कॉमन है तो यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी जो दोनों में कॉमन होगा वो इसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। और एलसीएम के लिए जो दोनों में कॉमन होगा, जैसे 13 कॉमन है उसको एक बार लिख लेते हैं, और उसके बाद जो बचेगा उसको भी इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी 2 × 7 हो जाएगा। यानी इस प्रकार हम इसका गुणा करेंगे। भाई 13 दूना 26, 26 सतह कितना हो जाएगा, 182, 182, यानी एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया 182। ठीक है, अब दिया क्या है, अब दिया है ऊपर
दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम लाना है हमको, यानी ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें एक बायां पक्ष है और एक दायां पक्ष, तो हम ले लेते हैं बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल। अभी दो संख्या कौन कौन है, 26 है और 91 है, तो इनका गुणा कर देते हैं 26 इंटू 91। ठीक है, जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 2366, एंड लेफ्ट हैंड साइड आ गया 2366। इसी प्रकार हम लेंगे राइट हैंड साइड, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हम एचसीएफ निकाल रहे हैं 13 और एलसीएम निकाल रहे हैं 182। इसका भी गुणा करेंगे, 13 दूना 26, गुणा करने पे आ जाएगा 2366। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही आपको सिद्ध करना था। इससे सिद्ध हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसी प्रकार हम इसका दूसरा पार्ट हल करते हैं, 510 और 92 का। ठीक है, तो 510 का निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा फैक्टर, निकाल लेते हैं इसे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10 आएगा, 2 दूना 4, 1 बचा, 11 हो गया, 2 पचे 10, 1 बचा, तो 5 हो गया, 2 पचे 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, हाँ, 3 सते 21, नहीं 3 बटे 24, 1 बचा, 3 पचे 15। ठीक है, अब 3 के बाद 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर 17 से। ठीक है, इसी प्रकार हम निकाल लें 92 का, तो किससे कटेगा, 2 से, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12, ये 2 से फिर कटेगा, 2 दूना 4, 2 तीन 6, अब 23 से कटेगा। ठीक है, यानी 510 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। तो एचसीएफ निकालने के लिए भाई बताए हैं, जो चीज़ दोनों में कॉमन होगा तो ध्यान देंगे, तो दोनों में है तो इसको लिख लिया। और क्या चीज़ है, और कोई चीज़ तो कॉमन है नहीं, इसका मतलब है कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एलसीएम की बात करेंगे तो जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, उसके अलावा जो बच जाएगा उसमें क्या करते हैं, लिख देते हैं 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, इतना होगा। अब इन सब का हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 23,460। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा कि इतना ही मान आएगा, 23,460। ठीक है, अब कह रहा है कि आपको सिद्ध करके बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो क्लियर है, तो अब सीधे यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं, भाई यही चीज़ है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमको बताना है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो इसमें लेफ्ट साइड ले लेते हैं, क्या होगा
दो संख्याओं का गुणनफल है। गुणनफल यानी पहली संख्या 510 और दूसरी संख्या कितनी है 92। ठीक है, अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने पे कितना आएगा भाई, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। तो गुणा करने पे आएगा 46,920। 46,920। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, यह CF गुणे LCM। तो यह CF है इसका 2 और LCM है 23,460। अब गुणा करेंगे तो इसका भी इतना ही आएगा, यानी 2 0 2 छक्का 12 1 2 चौका 8 1 9 2 3 6 2 दूना 4 आ गया। अतः लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह CF गुणे LCM के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। थर्ड 336 और 54 का। तो अभी हमने जैसे बताया आपको, तो इसका क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो भाई कर लीजिएगा फैक्टर, 336 का हो जाएगा फैक्टर आपका 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 आप करेंगे तो 336 आ जाएगा। और 54 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 3 2 3 6 6 3 18 18 3 54 आ गया। अब इसका हमें HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए बताए हैं कि जो दोनों में क्या हो, कॉमन होगा। ध्यान दीजिए, 1 2 कॉमन दिख रहा है तो इसको लिख दिए, और क्या कॉमन दिख रहा है, 1 3 कॉमन दिख रहा है, वही मान लेते हैं, यानी HCF आ गया 6। लेकिन जब LCM की बात करेंगे, जो कॉमन होगा तो उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जो बच जाएगा उसको भी उसके साथ क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉमन 2 × 3 है, ठीक है। तो बचा क्या, 2 × 2 × 2 × 7 2 × 2 × 2 × 7 और नीचे बचा 3 × 3, ठीक है। और इन सब का हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3024। आप इसको गुणा करके चेक भी कर सकते हैं कि 3024 होगा कि नहीं होगा, तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें भी बताना है कि भाई इन दोनों का यदि हम आपस में गुणा करें और इन दोनों का आपस में गुणा करें तो ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो चेक कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन कौन है, 336 गुणे 54, ठीक है। अब ये 336 और 54 का आप लोग गुणा करिए, कर लिए गुणा। तो देखिए गुणा करने पे कितना आ रहा है, 18,144, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं। फिर हम लेंगे राइट हैंड साइड, यानी ये CF गुणे LCM। तो ये CF निकाले हैं 6 और LCM आया 3024। तो गुणा करते हैं, 6 चौक 24 2 और 6 दूना 12 2 14 एक आया, ठीक है। यानी 6 जुड़ा 0 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, 6 3 18, यानी दोनों आ गए बराबर। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह HCF गुणे LCM के क्या होता है,
बराबर होता है। अब आगे प्रश्न नंबर 3, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी इसमें सिर्फ आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसमें 3 पार्ट दिया है, ठीक है। इसमें हम आपको एक पार्ट समझा दे रहे हैं, बाकी 2 पार्ट आप क्या करें, स्वतः कर लेंगे, ठीक है। पहला पार्ट हल करते हैं। पहला पार्ट जब हल करेंगे, चलिए पहला पार्ट देखते हैं, यानी हल करेंगे तो कह रहा है 12, 15 और 21 को जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा तो 2 × 2 यानी 2 दूना 4, 3 12 हो गया। इसी प्रकार 15 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 × 5 = 15। फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 7 = 21 हो जाएगा। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है। ध्यान दीजिए एचसीएफ के लिए जो क्या हो, अब यहाँ पे जो तीनों में कॉमन है, जैसे यहाँ पे 3, 3 ये तीनों में कॉमन है, उसके अलावा कोई है अंक नहीं, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 और एलसीएम होगा, भाई तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जो बच जाएगा उसको लिख लेंगे, यानी बचेगा 2 × 2 और 3 को एक बार लिखेंगे × 5 × 7 और इनका हम आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60 और 6 7 42 यानी 420। ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया और एलसीएम हो गया। इसी प्रकार आप दूसरा पार्ट भी कर लेंगे, 17, 23 और 29। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसका यानी 17 जो है केवल 1 से डिवाइड होगा, यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 17 का 1 × 17 होगा और 23 का 1 × 23 होगा और 29 का भी 1 × 29 होगा। यानी इसका जो एचसीएफ आएगा, यानी इस भाग का जो एचसीएफ आएगा वो 1 आ जाएगा और एलसीएम जो आएगा, ठीक है, 17 × 23 × 29 हल कर लेंगे। इसी प्रकार आप इसका तीसरा वाला भाग भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है, एचसीएफ 306, 657 का 9 दिया है, यानी 2 संख्या दी हुई है, उसका एचसीएफ 9 दे दिया और एलसीएम दिया है, नहीं एलसीएम निकालना है आपको। कह रहा है कि एचसीएफ 306, 657 का है, 9 दिया हुआ है और एलसीएम 306, 657 का हमें क्या करना है, तो ज्ञात करना है। तो क्लियर है, देखिए कैसे निकालते हैं। यानी इसमें पहली संख्या दी हुई है, पहली संख्या दी हुई है 306 और दूसरी संख्या हो गई 657, ठीक है। और इसका एचसीएफ दिया है 9 और एलसीएम क्या कर रहा है, पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा भाई, एचसीएफ × एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। अभी जैसे जस्ट इसके पहले हम लोगों ने हल किया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ गुणे एलसीएम की क्या होता है, बराबर। तो फार्मूला है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या × दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, यानी इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे
पहली संख्या 306 गुणे 657 बटे क्या हो जाएगा 9। अब देखिए कटेगा, 9 से कटेगा तो 9 त्रिक 27, कितना बचा 3, 9 चौक 36, यानी आया 34 गुणे 657 आया। इसका जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 23,300 22। आप लोग एक बार ध्यान दे लीजिएगा कि 22,338, यानी एलसीएम हो जाएगा 22,338। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, यानी कह रहा है कि यदि हम 6 पावर n यानी n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी रखते हैं, ठीक है, यानी नेचुरल नंबर रखते हैं, तो उसका जो अंतिम अंक आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो देखिए हमने लिखा है कि हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणे 3 होंगे। आपको समझा दे रहे हैं, वही 6 है तो इसका यदि हम करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 3 होगा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, यानी 6 पावर n है तो इसको हम ले सकते हैं 2 इंटू 3 पावर n। ठीक है, तो हमने लिखा कि हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 है, अतः 6 पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 पावर क्या हो जाएगा n। इससे स्पष्ट है कि 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता। तो भाई यहाँ ध्यान दीजिए, भाई जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ 5 आया नहीं आया। जब 5 नहीं आया तो ऐसा संभव ही नहीं है कि जो 6 पावर n का अंक समाप्त हो वह 0 हो। ठीक है, यानी अतः 6 पावर n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड है, यह अभाज्य गुणनखंड है, यह संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके गुणनखंड केवल 2 ही संख्याएं 2 और 3 के घात होंगे, अतः कोई भी संख्या यानी n की जगह एलिमेंट ऑफ n यानी नेचुरल नंबर यानी प्रकृत संख्या ऐसी नहीं है जो कि 6 पावर n में 0 अंक पे क्या हो समाप्त हो। अर्थात कह सकते हैं कि भाई यदि यहाँ जो फैक्टर हमने किया यदि इसके अलावा कुछ और आता, यदि 5 आता तो क्या होता है 0 पे समाप्त होता। जैसे मान लीजिए भाई 5 आता तो कहाँ पे समाप्त होगा 0 पे, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर क्या है 2 इंटू 3 है। देखिए अगला प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। यानी इसको हमें पहले प्रूव करना है कि यह भाज्य संख्या है। भाज्य यानी जो किसी से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए यानी कटे, और भी भाज्य है तो क्यों है। आइए इसको हल करते हैं। दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 13 कॉमन ले लिए तो आएगा 7 इंटू 11 होगा और प्लस 1 हो जाएगा यानी 13, 11 सतह 77 प्लस 1 13 क्या आ गया 78 आ गया, जोड़ दिया। तब इन दोनों का यदि हम गुणा किए तो आ रहा है 1014। अब 1014 जाहिर सी बात है कटेगा। ठीक है, यानी लिखेंगे जो कि भाज्य संख्या है, ये डिवाइड होगा। क्लियर है। फिर अगला चेक करें 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक, तो यहाँ पे भी देखिए यानी 5 को हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये बचेगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कीजिए तो 7 छक्का 42, इन दोनों का आपस में गुणा किए
फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर ऐसे क्या करेंगे, अब गुणा कर देंगे। ऐसे कर लिए, 2 तिहाई 6 और 6 छक 24, 7 छक्का 42, 42 और 24, इन दोनों का आप आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 1008 और +1, अब गुणा करके चेक कर लीजिएगा तो 5 × 1009 आ गया। इसका गुणा किया तो आएगा 1045, ठीक है, जो कि भाज्य संख्या है। यानी यहाँ भी देखिए 33 डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए कौन संख्या है, भाज्य संख्या हो गई। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कह रहा है कि ग्राउंड ऐसे बना हुआ है, ठीक है, उसके सोनिया है और रवि है, क्या करते हैं, चक्कर लगाना है। तो एक चक्कर लगाने में, यानी जब सोनिया यहाँ दौड़ना शुरू करती है, एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो आपको बताना है कि भाई जब शुरू किए दोनों एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू किए, तो कितने समय बाद वह पुनः दोनों इसी बिंदु पे होंगे। क्लियर है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यह जो दोनों टाइम है इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यानी उतने समय बाद वह दोनों क्या करेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। लिखेंगे सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, 18 मिनट है, और रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय तो है 12 मिनट, ठीक है। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 18 का क्या होगा, 2 तिहाई 6 त्रिक 18, और 12 का होगा 2 दूना 4 तिहाई 12, ठीक है। यानी एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। तो एलसीएम निकालेंगे तो पहले चीज़ कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो एक बार लिख दिए। अब बाकी क्या बचा, 2 × 3, यानी 2 तिहाई 6 दूना 12, 12 तिहाई 36, ठीक है। यानी 36 आया, अर्थात कह सकते हैं 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। अर्थात भाई दोनों यहाँ से चलना शुरू किए और पुनः 36 मिनट जब कवर हो जाएगा तो दोनों इसी बिंदु पे क्या होंगे, मिलेंगे। अर्थात इन दोनों टाइमों का हम क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हुई। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे।